से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं एकदम और एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में अपन थे, इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। मैं सेकंड पार्ट पे आ गया हूं और बेसिकली इस वीडियो के अंदर भी मैं थ्योरी पोर्शन कवर करने वाला हूं। न्यूमेरिकल पोर्शन इसका एमएम मॉडल, वॉल्टर मॉडल का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके सेपरेट वीडियो भी पैरेलल अपलोड हो जाएंगे और एफएम के भी सारे न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 अपलोड हो रहा है। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या देखा था? पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, अपने बेसिक कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जाना था हमने, है ना। अब पार्ट 2 के अंदर हम लीवरेज के बारे में बात करने वाले हैं। हम रिलेवेंट और इररिलेवेंट थ्योरी पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट करके आए हैं। रिलेवेंट और इररिलेवेंट थ्योरी पार्ट 2 के अंदर हम ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज और ईबीआईटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें से, इस लीवरेज में से न्यूमेरिकल भी बनता है और थ्योरी के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों के लिए सेपरेट वीडियो लाया हूं। ये थ्योरी का पार्ट है, तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी थ्योरी देखने को मिलेगी। ठीक है, एमबीए सेकंड सेम में है, बाकी सारे सब्जेक्ट में पैरेलल चलता है। यूजीसी नेट में तो थ्योरी के ज्यादा चांसेस हमेशा रहते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक आता है लीवरेज एनालिसिस, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज बात करने से पहले हमको समझना होगा कि लीवरेज क्या है। लीवरेज का मतलब होता है तरलता। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरलता, है ना। तरलता का मतलब इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या लिखा है मैंने? रिलेशनशिप between two variables। यानी किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने को तो वैसे रेशो कहते हैं, लेकिन लीवरेज में भी हमारे पास कितने वेरिएबल्स रहते हैं? 2 वेरिएबल्स रहते हैं जिनके बीच में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं। केवल ये फंडा क्लियर हो गया तो फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और कंबाइंड तीनों एक साथ बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, कंबाइंड लीवरेज क्या है। मतलब हमको ध्यान क्या रखना है, हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे जिनमें हम रिलेशनशिप चेक करेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप चेक कैसे करते हैं 2 वेरिएबल के बीच में? जैसे मेरे को किसी की 2 वेरिएबल मान लेते हैं, ए और बी की सैलरी में चेक करना है रिलेशनशिप। तो इसकी सैलरी मान लेते हैं 1000 है और इसकी सैलरी 2000 है, तो रिलेशनशिप क्या हुआ? 1:2 हुआ। तो इसका मतलब हम रिलेशनशिप चेक करने के लिए क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं। बस इतनी सी बात याद रख लेना। और अगर ऑलरेडी डिवाइडेड संख्या हो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नॉर्मली फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग में डिवाइड होगा और जब हम कंबाइंड की बात करेंगे यानी ऑलरेडी रेशो गिवन होगा तब हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। केवल इतना सा फंडा हमको याद हो जाएगा तो हमको पूरा का पूरा ये चैप्टर याद हो जाएगा। मींस कि पूरा सेकंड पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा, मतलब 5-10 मिनट के अंदर का ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? अब ये देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज इज द डिग्री ऑफ विच कंपनी हैज यूज्ड अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सच एज डेब्ट, प्रेफरेंस, इक्विटी। The more depth of the financing company use the higher financial leverage। अब सुनिए वापस से, क्या कह रही है बुक? क्या कह रही है बुक? यह कह रही है the degree of which the company used fixed income security such as debt and preference security। यानी कंपनी की जो फिक्स्ड इनकम है उसका कंपनी कहां यूज कर रही है, कौन सा डेप्ट देने में पेमेंट कर रही है, कौन से लोन देने में पेमेंट कर रही है, उससे ये चेक, उसका रिलेशनशिप चेक करना है। यानी हमारा फर्स्ट वेरिएबल तो फिक्स्ड इनकम है और सेकंड वेरिएबल हमारा डेप्ट है। इतनी बात समझ में आई। अब फर्स्ट फिक्स्ड इनकम का अगर मैं हायर डेप्ट पेमेंट में यूटिलाइज कर रहा हूं तो मेरा हायर फाइनेंशियल लीवरेज आएगा, हायर फाइनेंशियल लीवरेज। और हायर फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कंपनी खराब है, कंपनी की गुडविल लो हो जाएगी। गुडविल क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। यानी कि जैसे कि अब इसको एक बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं। क्या एग्जांपल है? मिस्टर पिंटू, हमारे एक नंबर के कलाकार मिस्टर
पिंटू वो अपने बिजनेस में 200 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्या अर्न करते हैं? 200 रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये 200 रुपए कमाए और मान लेते हैं कि ये 200 रुपए में से 100 रुपए ये किसमें दे देते हैं? केवल डेब्ट में दे देते हैं, वो भी उसके इंटरेस्ट में दे देते हैं, मूल तो इन्होंने दिया ही नहीं है। तो इनके पास एक्चुअल में कितना रहा? 100 रुपए बचा। 200 रुपए इन्होंने कमाए, ये ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं। अभी आपको और थोड़ा सा कॉमर्स वाले कहेंगे कि सर नेट प्रॉफिट में तो सब घटा हुआ होता है, तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं। तो प्रॉफिट में से 200 रुपए कमाए किसी बंदे ने और उसमें से 100 रुपए अगर उसने किसी डेब्ट को दे दिया, यानी 50% उसने उसको दे दिया, तो इसका मतलब अब उसके पास क्या बचा? उसके पास मूल इनकम क्या है जिससे वो आगे रिटेन कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है? ओनली 50%। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये 200 का 200 दे देता, यहां पर 100% रेशो हो जाता, 200 का 200 रुपीज कर्जे में दे देता, डेब्ट में दे देता, तो इसका हायर रेशो होता ना। इसका रेशो आ रहा है 100%, इसका रेशो आ रहा है 50%, 1:2 और 1:1। सो कहने का मतलब यह है, जिस कंपनी में ज्यादा कर्जा ले रखा होगा, ज्यादा ब्याज दे रही होगी, उसका फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा होगा। और जिस कंपनी का ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज होगा, वो कंपनी की गुडविल कम होगी। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में, मैं किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा जिसके ऊपर कर्जा ज्यादा है, या मैं उस कंपनी में पैसा लगाऊंगा जिसपे कर्जा कम होगा। तो मिस्टर पिंटू की कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसने कर्जा बहुत ले रखा है और वो उसकी फिक्स्ड इनकम का ज्यादा यूटिलाइजेशन केवल डेब्ट और इंटरेस्ट पेमेंट में कर रही है। इसी को तो फाइनेंशियल लीवरेज बोला है। देखो यहाँ यही लिखा है, बुक में देखोगे तो ये यही लिखा है। क्या कहने की कोशिश चल रही है? यही कोशिश चल रही है, कंपनी यूज्ड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सच एज डेब्ट एंड प्रेफरेंस इक्विटी, है ना? किसमें यूज कर रही है फिक्स्ड इनकम का? डेब्ट के अंदर। और द मोर ऑफ द डेब्ट फाइनेंशियल कंपनी यूजेस, द हायर ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज, यानी जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा। और हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मींस द हायर इंटरेस्ट पेमेंट एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द कंपनी बॉटम लाइन अर्निंग पर शेयर। ये कंपनी के ऊपर कैसा इफेक्ट दे रहा है? नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। इसी को फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। क्या सिंपल सी बात समझ में आई? यही सिंपल सी बात समझ में आई सर कि फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब केवल इतना है, कंपनी की जो अर्निंग है और कंपनी के जो कर्जे हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने को ही फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। और इसकी डिग्री को, मतलब जितना है वोलेटाइल होता है, जितना है मूवमेंट करता है, ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज हाई आ रहा है, तो कंपनी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। इतनी सी बात हमको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज में। बड़े आसानी से, बड़े प्यार से अपन ने फाइनेंशियल लीवरेज करके, एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निपटा दिया। आ जाते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज पे। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं महाशय? आइए इनको भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज वाले कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट incurred by company of specific period of time। यानी ऑपरेटिंग का मतलब होता है कंपनी की गतिविधि जिसमें कंपनी चल रही है, यानी ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस, जिसके अंदर क्या आता है? सेल्स आती है, परचेज आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरली अपन जानते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसके बारे में मैंने फर्स्ट सेम में डिटेल में बात करी है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो अब समझ लें। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन, यानी ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, यानी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? हमारी चेंज जो होती है। लाइक सर, जैसे कि मैं, एक कंपनी है, उसने एक वॉचमैन रखा, कंपनी ने क्या रखा? वॉचमैन रखा, तो उसको क्या देना होगा? सैलरी देनी होगी। अगर कंपनी 50 यूनिट का प्रोडक्शन करती है तब भी उसकी सैलरी उतनी है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करती है तब भी उसकी सैलरी इतनी है। या कंपनी अगर कहीं किराए के मकान पे चलती है तो उसको रेंट देना होगा, तो जो रेंट है, अभी जैसे कि एक हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम 20 स्टूडेंट पढ़ाएं या 100 स्टूडेंट पढ़ाएं या 150 पढ़ाएं, 400 कैपेसिटी का है, पर 20 भी पढ़ाऊंगा तो भी उसका रेंट उतना ही है।
200 भी पढ़ाऊंगा तो भी उसका रेंट उतना ही है, और एक भी क्लास नहीं लूंगा तो भी उसका रेंट उतना ही है। तो दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जो पर्सन टू पर्सन, प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन वेरी हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतनी वो कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे कि एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है, उसको कलर की रिक्वायरमेंट है, मार्कर के ऊपर कलर कोटिंग हो रही है। अब कलर की रिक्वायरमेंट, जितने ज्यादा वो मार्कर बनाएगा वो कंपनी को उतने ज्यादा कलर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाती है। बेसिकली सेमी वेरिएबल भी होती है, सेमी फिक्स भी होती है, लेकिन अभी अपन को यही याद रखना है। जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करते हैं तब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में रिलेशनशिप चेक करते हैं। किस में रिलेशनशिप चेक करते हैं? फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में। इतनी सी बात समझ में आई? क्या समझ में आई कि ऑपरेटिंग लीवरेज जब मैं चेक करूंगा तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप चेक करूंगा। केवल इतनी सी बात मुझे याद रखनी है और इसका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इज दिस और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने 5 महीने, ठीक है। If the fixed cost is exceed the amount of variable cost, the company considered the high operating leverage। फिर से पढ़ता हूं, रब कर देता हूं, फिर से पढ़ता हूं। क्या लिखा है एक बार समझ लो शांति से, कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी नहीं है ना। क्या लिखा है? If the fixed cost exceeded the amount of variable cost, यानी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से, the company consider the high operating leverage। Such a firm sensitive in the change in the sales volume of the volatility may affect the firm's EBIT, return on invested capital। यानी कि जिस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है, उसमें वॉलेटाइल नेचर नहीं हो पाएगा, उसके एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ने ही हैं। लाइक कौन सी कंपनी? मैं कहता हूं माइनिंग की कंपनी। माइनिंग की कंपनी कौन सी है? जैसे कि कोई खनन की कंपनी है। अब उनको क्या चाहिए? हाई इक्विपमेंट चाहिए, उनको फोर्सेस चाहिए, लेबर जो है उनको कम चाहिए, लेकिन जो मशीन है वो पर्टिकुलर चाहिए, जो लीज है वो उनको चाहिए। भले वो प्रोडक्शन कम करें, लेकिन उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है वो हमेशा ज्यादा रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहती है? हाई रहती है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो हायर होते हैं। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज इज ए कॉमन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव फर्म सच एज कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें इंटेंस कैपिटल लगता है। जैसे कि खान खोलनी है भैया, कोई कहता है ना कोयले की खान है हमारे घर पे, संगमरमर की खान है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ इधर राजस्थान में आओगे, करौली के इधर आओगे, नागौर की साइड जाओगे तो बच्चों के पास स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं सर एक खान है अपने घर पे। किसकी खान है भैया? संगमरमर की खान है। संगमरमर निकलता है, कोयला निकलता है, कोयले की तो कम मिलती है, बेसिकली ग्रेनाइट, संगमरमर, इनकी खाने मिलती है, तो बच्चे बोलते हैं खान है। अब वो खान में क्या होता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, मींस कि उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशो है वो हाई रहता है। मतलब स्टार्टिंग फंड जो लगेगा, जैसे अगर किसी को खान खोलनी है, पेट्रोल पंप खोलना है, तो कम से कम 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। 1 करोड़ डिपॉजिट रखना पड़ता है, उसके बाद उसके लाइसेंस की आगे की प्रोसेस चलती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म सच एज मैन्युफैक्चरिंग फर्म सिंस दे रिक्वायर अ ह्यूज नंबर ऑफ मशीन्स मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट। यानी एक जो माइनिंग है उसको ह्यूज नंबर ऑफ मशीन चाहिए और ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिगार्डलेस वेदर द कंपनी मेक सेल्स और नॉट, भले उनके संगमरमर बिके या ना बिके, उस माइनिंग को उसको चालू रखने के लिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, यहाँ पे जो दुबई, सऊदी, यहाँ पे जो माइनिंग की ऑयल क्रूड माइनिंग की इंडस्ट्री थी, इन्होंने माइनस में भी अपना क्रूड बेचा है, माइनस में। जी हाँ, यानी कि अभी तो 30 बैरल 40 बैरल पर यूनिट चल रहा है, लेकिन उन्होंने माइनस में भी बेचा है। यानी कि आप उनसे क्रूड परचेज करोगे तो बदले में वो पैसा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको रिटेंशन रेशो रखना था ताकि आप फ्यूचर में और परचेज कर सको और उनकी इंडस्ट्री चलती रहे, उनको कुछ भी तो मिले, क्योंकि उनको क्लियरेंस करना था। तो आप देखोगे कि ऐसा भी युग आया कोरोना में कि क्रूड ऑयल माइनस में मिलने लगा, फिर भी हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़े, क्योंकि n नंबर ऑफ तो पैरामीटर उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन माइनस में भी क्रूड ऑयल मिला है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री में मिलता है? जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इंटेंस होता है ना। कंपनी नीड टू पे फिक्स्ड कॉस्ट एज सच एज डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट, ओवरहेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट।
इनमें क्या होता है, यदि आपसे सिंपल पूछ लिया जाए हायर ऑपरेटिंग लीवरेज कहां पाया जाता है, तो आप कह दोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ज्यादा है, डेप्रिसिएशन की रेट ज्यादा है, वहां पर हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। इसका मतलब है कि उस कंपनी के फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा है, यानी कि लो ऑपरेटिंग। इससे मैं क्या समझा कि लो ऑपरेटिंग का जो रेशो होगा, लो ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, वहां पर मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। क्यों भैया ज्यादा मिलेगा, या उस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कम हैं। जैसे कि आज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक बार फिक्स्ड हो गए, उसके बाद उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस उतने रेशो में बढ़ नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा एक नॉर्मल परसेप्शन माना जाता है। बहुत सी कंपनीज में चेक किया है कि फिक्स्ड बढ़ने पे भी, हाई ऑपरेटिंग रेशो होने पे भी कंपनी प्रॉफिट ज्यादा दे रही है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या माना जाता है कि लो ऑपरेटिंग रेशो मींस हायर चांस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये ऐसा इसका एनालिसिस किया जाता है। बात समझ में आ गई? यानी ऑपरेटिंग रेशो में हम क्या चेक करते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज में हम क्या चेक करते हैं, फिक्स्ड एंड कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप। फाइनेंशियल में हम क्या चेक कर रहे थे, फाइनेंशियल लीवरेज में हम क्या चेक कर रहे थे, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है, आप भूल गए। फाइनेंशियल लीवरेज में मैं चेक कर रहा था कि उसने अपनी कितनी इनकम अर्न करी और कितना डेप्ट में दिया, यानी इनकम और डेप्ट के जो खर्चे हैं उसके बीच में हम डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये रेशो भी आप इसमें बना सकते हैं जब अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, जब रेशो एनालिसिस का चैप्टर आता है। लेकिन यहाँ पर अपन को उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंबाइंड लीवरेज। जैसे कि अब दोनों लेवरेज को अपन कंबाइन कर देते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को, तो उसको कंबाइंड लीवरेज बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। बस इतना याद रखना है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हम उसके परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स चेक कर लेते हैं। यानी दोनों रेशो का जब हम मिक्स कर लेते हैं तो उसको कंबाइंड लीवरेज बोला जाता है। यानी कि मैं एक तरफ उसकी डेब्ट और इक्विटी भी चेक कर रहा हूं, दूसरी तरफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप भी चेक कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड लीवरेज। बस इतना सा हमको याद रखना है। फॉर्मूला दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज को, तो इसका फॉर्मूला बन गया। कहां दिक्कत आई बताओ? तीनों अपन ने लीवरेज खत्म कर दिया। इतना बड़ा चैप्टर था, बहुत बच्चों के ऊपर स्ट्रेस था, अपन ने बहुत आसानी से कंप्लीट किया। आपको समझ में आया होगा ऐसी मेरी आशा है। नहीं आया जरा फीडबैक तो दिया करें, तो हमारी टीम भी को भी अच्छा लगता है कि चलो मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस। अब ये ईबीआईटी क्या है, नाम ऐसा है और इसके दर्शन बहुत छोटे हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या लिखा है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर। क्या मतलब है? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी क्या होगा, मैंने कुछ कमाया, मैंने 5,000 रुपए कमाए, लेकिन अभी इसमें से इंटरेस्ट देना बाकी है और टैक्स भी देना बाकी है। पहले मैं इंटरेस्ट दूंगा, उसके बाद टैक्स दूंगा। याद रखना, पहले हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जो बची हुई इनकम होती है, यानी इंटरेस्ट मेरा मान लो 1000 रुपीज था, इंटरेस्ट मान लीजिए 1000 रुपीज था, तो मेरा आया कितना अमाउंट 4000 रुपीज। 4000 रुपीज पे मेरा अगर टैक्स की रेट 10% है, वैसे कंपनी में टैक्स की रेट कितनी है आप सबको पता होनी चाहिए। कंपनी में फ्लैट टैक्स की रेट चलती है 30%। कितनी चलती है? नॉर्मल कंपनीज में 30% चलती है। तो 4000 का 30, 1200 रुपीज कंपनी से टैक्स ले लिया गया। ये जो है ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, क्लियर है? अब 1200 रुपए का टैक्स ले लिया गया, तो बचा कितना कंपनी के पास? कंपनी के पास बचा 3 और 2800 रुपीज। ये अर्निंग हो गई। अब इसका पर शेयर अगर 28 शेयर है तो 100 रुपए, अगर मान लेते हैं कि कंपनी के पास 28 शेयर हैं किसी बंदे के पास और 2800 रुपए उसने कमाए, तो 100 रुपए पर शेयर इसका निकल गया। ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला, उसको डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल है, ऐसे भी थ्योरी पे आया ही, न्यूमेरिकल पे आया ही नहीं। न्यूमेरिकल में इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये एक बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि इससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है? द ईबीआईटी एनालिसिस इज द मेथड ऑफ द स्टडी द लीवरेज
दैट इज कंपनीज अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइनेंस डिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी। यानी कंपनी के एनालिसिस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक में हम लिवरेज एनालिसिस करते हैं, एक में हम कैश फ्लो करते हैं, एक में फंड फ्लो करते हैं। इसी तरीके से ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द ईपीएस। यानी फाइनेंशियल लिवरेज कौन सा, डेब्ट अपॉन इक्विटी वाला, उसका अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है और ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये हम इसके अंदर चेक करते हैं। इट एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द बिहेवियर ऑफ द ईपीएस अंडर डिफरेंट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। यानी डिफरेंट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, अगर मैं लोन लेता हूं तो मेरा फाइनेंशियल लिवरेज क्या रहेगा, अगर मैं प्रेफरेंशियल इशू करता हूं तो मेरा फाइनेंशियल रेशियो क्या रहेगा, अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो क्या रहेगा, अगर मैं इक्विटी शेयर इशू करता हूं तो क्या रहेगा, उस पे चेक किया जाता है अर्निंग पर शेयर। लेवल्स ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द चॉइस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द वेरियस सोर्स द हेल्प्स टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। ये सेलेक्ट करने में हेल्प करता है कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बेसिकली इसकी न्यूमेरिकल आने की संभावना ज्यादा रहती है, थ्योरी आने की संभावना कम रहती है। ईमानदारी की बात तो ये है, लेकिन थ्योरी के अंदर इतना ही है कि ईबीआईटी एनालिसिस और ईपीएस एनालिसिस हमको चूज करने में हेल्प करती है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है कंपनी के लिए, किस परसेप्शन से, ईपीएस के अकॉर्डिंग, अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग। बस इतना सा याद रखना है। आगे बढ़ता हूं, बस इसमें थ्योरी में इसमें इतना ही है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। अब ये थोड़ा सा इसकी थ्योरी बार बार मैंने 2-3 बार देखी है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, अनदर इंपॉर्टेंट टूल दैट मैनेजर्स यूज टू हेल्प देम टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर इज इंडिफरेंस पॉइंट। यानी कि ये टूल है पहले तो, जो हेल्प करता है मैनेजर को डिफरेंट अल्टरनेटिव के बीच में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने का, कॉस्ट स्ट्रक्चर का। किसका, कॉस्ट स्ट्रक्चर का। अब क्या है, पहले एक बार इसकी थ्योरी बता देता हूं, फिर आराम से इसकी जो आपको नॉर्मल अपना लेमन लैंग्वेज में वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। द इंडिफरेंस पॉइंट इज द लेवल ऑफ वॉल्यूम विच द टोटल कॉस्ट हेंस द प्रॉफिट इज सेम एज द कॉस्ट both cost structure. If the company operated at the level of the volume, the alternative use would be the matter of, because the income would be the same either way. At the cost of indifference point, total cost and variable cost associated with the two alternatives are equal. The cost indifference point can be calculated as the follows. The cost indifference point equal to fixed differential fixed cost divided by differential variable cost per unit. ध्यान दीजिएगा। अब इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है हमारे पास कॉस्ट होती है दो तरीके की, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। और इसको बाद में घटा के इसमें से कॉस्ट में से मैं सेल कर देता हूं तो मुझे मिलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलता है ना? हाँ। तो जब मेरे को प्रॉफिट मिलता है तो मेरे को एक फिक्स्ड कॉस्ट मिलती है, एक वेरिएबल कॉस्ट मिलती है। जब दोनों चीजें मुझे मिल जाती हैं तो मैं चेक करता हूं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। और ये कहां चेक हो रहा था? ये ऑपरेटिंग लिवरेज में चेक हो रहा था। तो मैं अगर ये मान लेता हूं कि इसको मैं 2x कर दूं और इसको मैं 1x कर दूं, 0.5x कर दूं, यानी इसको मैं कर दूं दुगना। ये 100 रुपए थी, इसको मैं कर देता हूं 200 रुपए, और ये 50 रुपए था, इसको मैं कर देता हूं 25 रुपए। तो क्या मेरा प्रॉफिट सेम रहता है? इसी चेक एनालिसिस को इंडिफरेंस एनालिसिस बोला जाता है। और जहां पे ये पॉइंट निकल कर आता है इसको इंडिफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। बताओ कितना सिंपल है। यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएशन तो चेक करते हैं हम ऑपरेटिंग लिवरेज से, लेकिन सेम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट रिमेन कांस्टेंट, यानी प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट बना रहे। बस मैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कुछ चेंज कर सकूं, इंडिफरेंस कर सकूं, जिससे ये सेम रेशो मिल सके और मैं मेरी कॉस्ट को फ्यूचर में हेल्प करूं ताकि वो कम हो जाए। तो ये क्या था? रेशो देखिए, डिफरेंशिएशन फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि डिफरेंस कितना करा था? 100 रुपए का मैंने 200 रुपए कर दिया, तो डिफरेंस कितना हुआ? 100 रुपए का हुआ। डिफरेंशिएशन वेरिएबल पर यूनिट, यानी 100 का 50, 50 का 25 करा था, तो हो सकता है पर यूनिट मैंने 0.5 रुपीज का डिफरेंस करा हो। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 0.5 तो क्या बनेगा?
क्या बनेगा यहां पर, क्या आ गया 100 डिवाइड बाय 0.5, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ 0 बढ़ जाएगा 200, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट क्या आया 200। बात इतनी सी है, कहीं कोई मुश्किल की बात नहीं है। आई होप क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। इसके साथ ही अपनी पूरी की पूरी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। और जल्दी ही इसकी नेक्स्ट यूनिट भी मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट भी प्रिपेयर है, आज ही उसका वीडियो, मेरी पूरी कोशिश है कि अपलोड हो जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट के भी वीडियो फिफ्थ यूनिट अपलोड हो जाएगा, QTM भी अपलोड हो रहा है, और इसके न्यूमेरिकल भी प्रोपोर्शनल रेट पे अपलोड होने की पूरी एफर्ट कर रहा हूं। जल्द से जल्द आपके पास आ रहा हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।